नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑर्बिट किसको कहते हैं और हम ये भी जानेंगे कि ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट स्टे कैसे कर जाती है, गिरती क्यों नहीं है ऑर्बिट से। और आखिरी में हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन समझते हैं कि ऑर्बिट किसको कहते हैं। तो दोस्तों, ऑर्बिट का एक पाथ है, ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे जो हमारी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स होंगे, एस्टेरॉइड्स हो गए और जो कॉमेट्स हैं, वो जिस रास्ते पे चलती है ना, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सन है, सेंटर में कौन है, सन, और ये मरकरी अर्थ हमारी प्लैनेट है, और ये किसका परिक्रमा कर रही है, सन का परिक्रमा कर रही है। तो जिस रास्ते से ये परिक्रमा कर रही है ना, उस रास्ते को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। अब देखो ऑर्बिट किसको कहते हैं, एक बार और समझो, जो किताबों में लिखा हुआ है। देखो, ऑर्बिट इज अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड अनदर वन। मतलब रेगुलर रिपीटिंग पाथ है। जैसे यहाँ पे धरती जो चक्कर लगाती है वो रेगुलर है, रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि धरती पहले मतलब कि अभी इस मतलब कि एक चक्कर ऐसे लगाई, फिर दूसरा चक्कर इधर इधर ऐसे ऐसे करके लगाएगी, नहीं, हमेशा उसी रास्ते पे धरती घूमती है, सेम रास्ते पे घूमती है। तो ऑर्बिट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में है तो वो हमेशा सेम रास्ते पे, सेम पैटर्न में घूमेगी। और जो ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। हमने सैटेलाइट वाले वीडियो में बताया कि सैटेलाइट किसको कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो वीडियो देखो, पहले सैटेलाइट के बारे में डिस्कस किया अच्छे से। अब देखो यहाँ पे मरकरी भी है। अब यहाँ पे देखो ये किसका परिक्रमा कर रही है, अर्थ, सन का। तो ये ऑर्बिट किसका होगा, सन का ऑर्बिट होगा। अब जैसे देखो अर्थ का भी ऑर्बिट होता है। जैसे अर्थ के ऑर्बिट में कौन घूम रहा है, चंदा मामा। तो किसका ऑर्बिट में घूम रहा है, चंदा मामा अर्थ के ऑर्बिट में। तो किसका ऑर्बिट होगा, अर्थ का ऑर्बिट होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि ऑर्बिट किसको कहते हैं, रेगुलर रिपीटिंग पाथ है दैट वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट तो सेंटर में होगा ही, तभी ऑर्बिट होगा कंप्लीट। जैसे तुम मंदिर जाते हो तो मंदिर में किसका परिक्रमा करते हो, मंदिर में जैसे कि शंकर भगवान का मंदिर है, भोले बाबा का, तो हम मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ना, मंदिर के चारों ओर। तो हम किस में घूम रहे हैं, ऑर्बिट में घूम रहे हैं। लेकिन वो जो ऑर्बिट है वो इस ऑर्बिट से डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि उसमें हमारा जो पाथ है ना वो सेम नहीं होता, लेकिन ऑर्बिट में हमारा पाथ हमेशा सेम होता है। जैसे इस बार हम एक चक्कर ऐसे लगाए तो दूसरा चक्कर भी हम ऐसे ही लगाएंगे, तीसरा चक्कर भी हम ऐसा ही लगाएंगे जिस पाथ पे हम पहले थे। मतलब हमारा पाथ हमेशा हर बार वो रास्ता सेम ही होगा। जैसे धरती मैया, जैसे सूरज, जैसे आप समझो कि दिन रात देखो 24 घंटे का ही होता है, उसमें कोई अंतर है, एक साल 365 दिन का ही होता है, उसमें कोई बदलाव आता है। कभी तुमने ऐसा देखा है कि धरती नीचे चली गई हो, एकदम एकदम नीचे चली गई हो धरती। कभी ऐसा देखा है कि सूरज कभी दिखे ही ना 2 महीना के लिए, नहीं होता ना, हमेशा हमको सूरज दिखता ही है। सुबह होती है, हर रोज सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है। हजारों सालों से ऐसा होता आ रहा है। तो समझ में, ये सब ऑर्बिट के कारण हो रहा है कि धरती ऑर्बिट में घूम रही है। चलिए अब समझते हैं कि ऑर्बिट का शेप कैसा होता है, आकार कैसा है ऑर्बिट का, जो हमारा पाथ है वो कैसा पाथ होता है। तो दोस्तों ऑर्बिट का जो पाथ होता है ना, उस पाथ को हम कहते हैं इलिप्टिकल। जितने भी ऑर्बिट है, चाहे सन का ऑर्बिट हो, अर्थ का ऑर्बिट हो, जो भी ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट कैसा होता है, इलिप्टिकल शेप होता है। अब देखो इलिप्टिकल शेप किसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ना, मतलब ऐसे होता सर्कल ही है, लेकिन सर्कल में अंतर होता है कि इसमें 2 ऐसे पॉइंट होते हैं जो सबसे नजदीक होता है। एक पॉइंट सबसे नजदीक होता है, दूसरा पॉइंट सबसे दूर होता है। ये जो शेप आपको दिख रहा है, देखो पहले यहाँ से ये पॉइंट सबसे दूर है, मान लो इस सेंटर में। अब जिस ऑर्बिट, तो तुमको पता है कि किसी न किसी का चक्कर ही लगाएगा तभी तो ऑर्बिट कहलाएगा ना। अब अगर कोई किसी का परिक्रमा ही नहीं कर रहा तो ऑर्बिट तो नहीं कहलाएगा वो। अब यहाँ पे सेंटर में सन है और ये अर्थ, हमारी धरती मैया ऐसे घूम रही है। तो ये जो पॉइंट है सबसे नजदीक है और ये दूर है। तो शेप कुछ इस प्रकार से होता है ऑर्बिट का। ऑर्बिट, अब ऑर्बिट का शेप सर्कुलर भी होता है, हम बताएंगे आपको। जो अर्थ का ऑर्बिट है वो सर्कुलर शेप, सर्कुलर भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्लीटली सर्कुलर होता है, उसमें भी इलिप्टिकल दिख ही जाते हैं। अब देखो इलिप्टिकल शेप ऐसा होता है, इलिप्टिकल शेप कुछ इस प्रकार का होता है। सेंटर में सन होता है, जैसे कि हम धरती मैया का रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेंटर में हमारा सन है, यहाँ पे दिख रहा है सेंटर में, यहाँ पे सन है हमारा इस पॉइंट पे, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो है, ये पॉइंट ये सन से नजदीक है, सूरज से नजदीक है, ये सन है, और ये पॉइंट ये अर्थ है हमारा, अर्थ। तो ये सन से नजदीक है ये पॉइंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, पेरीहीलियन। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये सन से दूर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो सन से दूर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एपीहीलियन। तो इलिप्टिकल शेप में ऐसा ही होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इलिप्टिकल शेप में हो ना, तो इसमें 2 ऐसे पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि मान लो कि कोई किसी का परिक्रमा कर रहा है, जैसे हमारी अर्थ है तो सूरज बाबा का परिक्रमा कर रही है, तो सूरज एक बार अर्थ हमारी नजदीक आएगी सूरज बाबा की, फिर एक पॉइंट पे दूर जाएगी,
वो इलिप्टिकल शेप में होता है। हम कभी किसी और वीडियो में मैथमेटिकल पूरा फ्रेमवर्क देखेंगे, इलिप्टिकल वीडियो का पूरा फिजिक्स देखेंगे उसके पीछे का, लेकिन आज बस इतना समझो। अब ये देखो, इसको हम क्या कहेंगे, पेरिहिलियन, इसको एपिहिलियन। मान लो सेंटर में हमारा अर्थ हो, अब पहले सन था, अब अर्थ रखते हैं हम, ठीक है। और ये हमारी, अब ये अर्थ है सेंटर में। अब अर्थ के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं वो। और जो नेचुरल कौन सा है हमारा, मून है, चंदा मामा। तो चंदा मामा चक्कर लगा रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे अब, पेरिजी। क्या कहेंगे, पेरिजी। नाम चेंज हो जाएगा, पेरी मतलब नजदीक वाला पॉइंट। तो नजदीक वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पेरी। पेरी मतलब नजदीकी होता है, तो पेरिजी। और दूर वाले को क्या कहेंगे, एपोजी। एपोजी, दूर वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, एपोजी। अब हम समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में स्टे क्यों कर जाती है, गिरती क्यों नहीं है। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में स्टे करने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशन के मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी के कारण नहीं गिरती है कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, हम अभी न्यूटन के पहला ये जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, ये आपको मतलब ये डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट हो, मतलब दो ऑब्जेक्ट हो जिसके पास मास हो, वजन हो, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगता है ना, जो फोर्स लगता है, वो कौन सा फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है। जैसे हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, इसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स। अब देखो, जिसका गुरुत्वाकर्षण फोर्स ज्यादा होगा, मान लो कि मास m2 बहुत ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण फोर्स भी ज्यादा होगा। जैसे कि हमारे केस में रियल लाइफ एग्जांपल जैसे सन, तो सन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा, जितने भी प्लैनेट है वो सबसे बड़ा सन ही है हमारा, और धरती मैया छोटी है। तो दोनों के बीच में तो फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है। लेकिन सन का फोर्स क्या है, ज्यादा, इसलिए धरती किसका चक्कर लगाती है, सन का, ना कि सन धरती का चक्कर लगाती है। ये समझ में आया। अब देखो, अब ये समझते हैं कि ऑर्बिट में हम जो सैटेलाइट भेजते हैं वो स्टे कैसे कर जाता है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता है। तो इसके लिए हमको ये समझना होगा कि हम सबसे पहले तुमको अपने छत पे जाना होगा, ठीक है। अपने छत पे गए तुम, अब एक बॉल लो और फेंको इसको। बॉल फेंकोगे, बॉल कहाँ गिरेगी, नीचे गिरेगी। लेकिन जितना जोर से फेंकोगे तुम बॉल, उतना आगे जाके गिरेगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम छत पे गए, अब यहाँ से हम एक बॉल को फेंके, बॉल यहाँ पे आके गिरी, बहुत जोर से फेंके, बॉल यहाँ पे आके गिरी। लेकिन बॉल यहाँ पे आके गिरी क्यों, पहला कारण क्या है बॉल को, कि हम जितना जोर से फेंके बॉल उतना आगे आके गिरी। अब देखो, अब गिरने का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। धरती खींच लेती है, धरती अपनी तरफ खींच रही है ना। अब तुम बॉल को फेंक रहे हो, धरती के पास क्या है, खींचने वाला शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण बल है, अपनी तरफ खींच लेगी, बॉल गिरेगी। अब तुम थोड़ा सा और ऊंचे चले जाओ, बुर्ज खलीफा पे, थोड़ा सा ऊंचे गए बुर्ज खलीफा पे, अब वहां से बॉल को फेंको बहुत जोर से, तो बॉल तो गिरी, थोड़ा सा यहाँ पे आके गिरी, फिर भी धरती खींच ली। लेकिन तुम और ऊंचे चले जाओ, मतलब बुर्ज खलीफा से भी ऊंचे चले जाओ स्पेस में, रॉकेट की मदद से यहाँ पे चले गए तुम। अब यहाँ से तुम बॉल को फेंको, बहुत ही जोर से फेंको बॉल, बॉल गिरेगी, कहाँ गिरेगी, बस बहुत मतलब कि मोमेंटम, तुम बॉल को बहुत जोर से फेंके, अब बॉल गिर रही है, गिरी, यहाँ पे गिरी, अब फिर बॉल गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी, फिर बॉल गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी, ले, ऑर्बिट कंप्लीट। इसी को ऑर्बिट कहते हैं भाई। ऑर्बिट में ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट स्टे कर जाता है। अब जो धरती मैया है, हमारी धरती इसी कारण घूम रही है, मतलब वो भी तो गिर रही है सन पे, लेकिन ले, मतलब कि हुआ होगा कभी ऐसा कि कोई धरती पे आके फोर्स लगा दिया होगा। ऐसा क्यों होता है, न्यूटन के नियम के कारण। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो क्या है, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। मतलब कि यहाँ पे देखो, ये कार है, अब ये कार अभी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगे। इस पर अगर हम कोई बाहरी बल ना लगाए, मतलब कि बाहर से कोई फोर्स ना लगाए, तो कार रेस्ट पे रहेगी। लेकिन इस कार को अगर हम बाहर से कोई फोर्स लगा दे, मोशन में लगा दे, मतलब इस कार पे हम फोर्स लगा दिए तो कार मोशन में आ गई, तो कार हमेशा क्या मोशन में रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर बाहरी बल ना लगता ना तो कार हमेशा मोशन में ही रहती, लेकिन इस पे बाहरी बल लग रहा है। एक तो एयर फ्रिक्शन रोक रहा है कार को, ये जो एयर फ्रिक्शन है वो तो रोक ही रहा है ना। अब कार, मतलब कोई भी कार को धक्का दे दिए तुम तो रुकी क्यों कार, एक तो हवा के कारण, हवा का दबाव था, हवा का घर्षण था, हवा रोक रहा था, तो एयर रेसिस्टेंस के कारण रुकी कार। दूसरा है कि चक्का और जो ग्राउंड है ना, जमीन, उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। चक्का और जमीन के बीच में घर्षण बल लग रहा है, घर्षण बल के कारण रुक गई, ये दूसरा कारण है। समझ में आया। और देखो, ग्रेविटी के कारण क्यों नहीं रुकी, कि देखो यार, जमीन से चिपकी हुई है, क्या जमीन से अंदर घुस जाएगी क्या, ग्रेविटी तो खींचने का काम करती है ना। अब ये तो जमीन से चिपकी हुई है ना, ऐसा तो नहीं कि जमीन से ऊपर है, कार तो जमीन से चिपकी हुई है, इसलिए ये दो कारण है। अगर ये दोनों नहीं होता तो ये दोनों नहीं होता और उसके बाद हम धक्का लगाते तो कार हमेशा, जो हमारी कार है वो हमेशा चलती। ये समझ में आया। अब देखो, ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट को हम भेजें
जो भी सैटेलाइट को भेजे, जो नजदीक वाला ऑर्बिट होगा ना उसमें ज्यादा स्पीड, मतलब उसका जो स्पीड है ना वो ज्यादा होगा, मोमेंटम। फिजिक्स की लैंग्वेज बोले तो मोमेंटम मतलब मास और वेलोसिटी। जो ऑर्बिट सबसे नजदीक होगा उसमें जो वेलोसिटी है, स्पीड है, उसकी ज्यादा होगा। जो जितना दूर होगा ऑर्बिट उसकी स्पीड उतना कम होगा। समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में स्टे कैसे करता है? ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और न्यूटन के पहले नियम के कारण। समझ में आया? अब ऊपर देखो, ऊपर रोकने वाला कोई है? अगर हम वायुमंडल से ऊपर चले जाए, ना घर्षण बल है, धरती का घर्षण बल भी नहीं है जो रोकेगा, और ना एयर फ्रिक्शन है, तो कौन रोकेगा उसको? और गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बॉल इधर गिर रही है धरती पे, तभी तो घूम रही है। अब मान लो सपोज करो कि गुरुत्वाकर्षण बल ना लगता, हम बहुत ऊपर चले जाते और फिर फेंकते, और गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, तो कहाँ जाता बॉल? मतलब ये बॉल कहाँ जाता? धरती पे गिरती? नहीं गिरती, ये बॉल धरती से बाहर कहीं चली जाती। अगर धरती से बाहर कहाँ जाती? धरती से बाहर कहाँ जाती? फिर ये बॉल सन के, ये तो अभी अर्थ का ऑर्बिट हो गया, फिर ये बॉल अपने आप ही सन के ऑर्बिट में चली जाती है, क्योंकि धरती के बाद सबसे पावरफुल गुरुत्वाकर्षण बल किसके पास है इस हमारे सोलर सिस्टम में? सन के पास, सूरज बाबा के पास गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पावरफुल है धरती के बाद, सबसे पावरफुल इसी का है। तो बस सन के ऑर्बिट में ये बॉल अपने आप ही घूमने लगती, लेकिन और बहुत इतना जोर से फेंक दे कि हम सन के ऑर्बिट को भी पार कर दे, तो स्पेस में पता नहीं कहाँ जाएगी बॉल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण नहीं लगे तो बॉल भाग जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बॉल घूम रही होती है, मतलब सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रही होती है। आया समझ में? चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन प्रकार के ऑर्बिट्स हैं, टाइप्स। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है जिसको हम जीईओ बोलते हैं, दूसरा लो अर्थ ऑर्बिट जिसको एलईओ बोलते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट जिसको एमईओ कहते हैं इन शॉर्ट, पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनोमस ऑर्बिट है। ये है ट्रांसफर ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट जिसको इन शॉर्ट जीटीओ कहते हैं। और अंतरिक्ष में एक और पॉइंट है लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है। तो दोस्तों जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, और ये धरती का जो इक्वेटर है, इक्वेटर हम इसको कहते हैं, मतलब वैसा पॉइंट जो धरती को दो भाग में बांट दे उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो इक्वेटर से ऊपर होता है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और जो अगर हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करें तो एल्टीट्यूड की बात सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये धरती से कितना ऊंचा होता है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट धरती से कितना ऊंचा होता है दोस्तों? ये धरती से 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर हम लगभग में ले रहे हैं। 36,000 किलोमीटर धरती से ये ऊंचा होता है, एल्टीट्यूड होता है इसका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको जियो स्टेशनरी क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखो जैसे जैसे मतलब जैसे अर्थ का रोटेशन है ना, सेम रोटेशन उसका भी होगा। मतलब धरती से हम देखें ना उस सैटेलाइट को, तो हमेशा हमको उसी पॉइंट पे दिखेगा। मतलब मान लो अभी हम इस सैटेलाइट को देख रहे हैं तो हमेशा उसी पॉइंट पे दिखेगा। मतलब 24 घंटे, मतलब इस सैटेलाइट की जो रोटेशन होती है ना वो कितनी होती है? 24 घंटे का, 24 आवर्स का। जैसे धरती 24 घंटे में घूमती है तो ये सैटेलाइट भी कितने में घूमेगी? 24 घंटे में घूमेगी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इस ऑर्बिट में अगर हम किसी भी सैटेलाइट को भेजें ना, और धरती से हम परफेक्टली मैच करवाएं, मतलब जिस किसी भी सैटेलाइट को भेजें और धरती के रोटेशन से परफेक्टली मैच करवाएं, तो उसके लिए हमको उस सैटेलाइट की स्पीड रखनी पड़ेगी 3 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में इस सैटेलाइट को 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा उसके लिए हमको उस सैटेलाइट की जो एल्टीट्यूड है, मतलब धरती से जो ऊंचाई है वो रखना पड़ेगा 35,786 किलोमीटर। 35,786 किलोमीटर अगर ऊंचाई होगा ना और 3 किलोमीटर की स्पीड होगी 1 सेकेंड में, तो ये धरती से परफेक्टली मैच हो जाएगी। अब देखो इस ऑर्बिट पे हम कौन कौन से सैटेलाइट रखते हैं, तो आपको मतलब कि पता ही होगा। जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं टीवी के लिए, टेली कम्युनिकेशन के लिए, जो टीवी है छत पे एंटीना लगाते हो डीटीएच जाके। अब देखते हो इसमें ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्या पता नहीं क्या क्या देखते हो, जो भी देखते हो, वो जो सैटेलाइट है अगर मान लो तुम एंटीना लगाए, अब सैटेलाइट की अगर धरती से मतलब इस ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट है, अब धरती से इसका रोटेशन मैच नहीं करेगा तो तुम 10 मिनट टीवी देखोगे फिर खत्म, कनेक्शन खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें जो सैटेलाइट होता है वो धरती से उसकी स्पीड मैच करती है, मतलब 24 घंटे मतलब धरती के साथ साथ चलेगी। इसलिए हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और इसमें जो सैटेलाइट होता है ऑर्बिट में क्या होता है? सैटेलाइट ही होता है। अब देखो इसमें हम पहला टेलीकम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट यूज करते हैं, दूसरा है वेदर मॉनिटरिंग के लिए, मतलब मौसम की जानकारी के लिए, किसी एक एरिया पे नजर रखना है कि किसी एक एरिया पे नजर रखिए, मौसम की जानकारी के लिए हम इसका यूज करते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का यूज करते हैं। दूसरा देखो, दूसरा ये है कि अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ना, मतलब अगर 3 ऑर्बिट लगा दे, मतलब इतना दूर होता है ना कि वो बहुत ज्यादा एरिया को कैप्चर कर लेता है। 35,000 किलोमीटर दूर है भाई, 36,000 किलोमीटर, तो इतना दूर होता है कि एक बार में ना धरती का बहुत ज्यादा एरिया कैप्चर कर लेता है। अगर हम 3 जियो, अगर 3 1
2 3, अगर 3 सैटेलाइट इस ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जीईओ में 3 सैटेलाइट भेजे ना, तो पूरे धरती का एरिया कैप्चर कर लेगा। अब क्या आपको पता है कि इंडिया का जो सबसे पहला सैटेलाइट था जिसको हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा था, उस सैटेलाइट का नाम है एप्पल, APPLE, एप्पल। उसको हमने 1981 में, मतलब 1981 ईस्वी में इसको हमने स्पेस में भेजा था, मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको हमने 1981 में भेजा था। क्या नाम है? एप्पल। चलिए अब हम देखते हैं लो अर्थ ऑर्बिट को, जिसको इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं? एलईओ। तो अगर एल्टीट्यूड की बात करें, मतलब धरती से ऊंचाई की बात करें, तो ये जो है 160 से 1000 किलोमीटर, मतलब धरती से जो 160 से 1000 किलोमीटर का जो रेंज है, उस रेंज को हम कौन सा, मतलब उस रेंज में जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट। अब देखो इस ऑर्बिट के अंदर ना सबसे ज्यादा सैटेलाइट होते हैं, इस ऑर्बिट के अंदर, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सबसे ज्यादा सैटेलाइट होते हैं। और इसके अंदर जो हम सैटेलाइट यूज करते हैं जनरली, मतलब कि मोस्टली हम यूज करते हैं इमेजिनिंग के लिए, फोटो खींचने के लिए। मतलब नीचे होता है, धरती से काफी नीचा, 160 किलोमीटर नीचा है, लेकिन इतना भी नीचा नहीं है। जैसे देखो जितने भी तुम्हारे कॉमर्शियल एरोप्लेन है, जो हवाई जहाज है, वो 14 किलोमीटर हाइट से नीचे ही उड़ती है, फिर भी देखा जाए तो बहुत ऊपर है। तो हम फोटो खींचने के लिए मतलब इमेजिनिंग सैटेलाइट यूज करते हैं इसमें, लो अर्थ ऑर्बिट में। अगर इसके अंदर अगर कोई भी सैटेलाइट को रखे ना, किसी भी सैटेलाइट को इसके अंदर छोड़ दे, मतलब इस ऑर्बिट के अंदर, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 7 से 8 किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी होगी? 7 से 8 किलोमीटर। और ये 90 मिनट में पूरे धरती का एक चक्कर लगा लेगी, पूरे धरती का ये एक चक्कर 90 मिनट में लगा लेगी। अगर इसके अंदर अगर कोई भी सैटेलाइट हम भेज दे इस ऑर्बिट के अंदर, क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी ऑर्बिट के अंदर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वैसा स्टेशन है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट, धरती से आदमी जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, मतलब उस जगह पे रहते हैं 6 महीना, 2 साल, 3 साल वहाँ पे रहते हैं, रिसर्च करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लगभग ऊंचाई 406 किलोमीटर से ऊपर ही है, एल्टीट्यूड उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे है? लो अर्थ ऑर्बिट में हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हम इसी में भेजते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम इसमें नहीं भेजते हैं। एक मतलब अगर इंडिविजुअल सैटेलाइट भेजना कम्युनिकेशन के लिए, तो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो यार 90 मिनट में धरती का एक चक्कर लगाती है, मतलब कि देखा जाए तो वो 24 घंटे में 16 बार धरती का चक्कर लगा लेती है सैटेलाइट। तो अगर हम तुम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजोगे, टीवी के लिए भेजोगे तुम, तो कनेक्शन 5 मिनट 10 मिनट का रहेगा कनेक्शन, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा कनेक्शन, इसलिए। लेकिन एक नहीं भेजते, लेकिन ढेर सारा भेजे इसके अंदर। अगर इसके अंदर ढेर सारा सैटेलाइट हम भेज दे कम्युनिकेशन का और सबको कनेक्ट कर दे, तब पॉसिबल है, लेकिन इंडिविजुअल नहीं पॉसिबल है। चलिए अब हम देख लेते हैं एमईओ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट किसको कहते हैं। देखो सबसे नीचे कौन सा होता है? एलईओ, लोअर अर्थ ऑर्बिट, और उसके बाद जीईओ, मतलब कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसके बीच का जो भी एरिया है ना, इसके बीच का मतलब 1000 किलोमीटर से ऊपर और 35,000 किलोमीटर से नीचे का जो भी एरिया बचा, उसके अंदर जो ऑर्बिट होगा उसको हम क्या कहेंगे? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट होते हैं, सबसे ज्यादा इस ऑर्बिट के अंदर कौन से सैटेलाइट होते हैं? नेविगेशन सैटेलाइट। देखो नेविगेशन सैटेलाइट हम किसके लिए यूज करते हैं? डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका। फोन में जो हम, जैसे कि यहाँ पे फोन में तुम, अरे दिल्ली जाना है, दिल्ली का रास्ता बताओ। अब यहाँ से तुम सर्च किया पटना से दिल्ली जाना है, रास्ता बताती है। अब उसमें जो एरो लगा तो वो आप मतलब जैसे जैसे तुम जाते वैसे वैसे काम करते हैं। वो क्यों काम करता है? नेविगेशन सैटेलाइट की वजह से। भाई कंट्रोल कौन करता है? नेविगेशन सैटेलाइट। तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट इसमें कौन सा होता है? नेविगेशन सैटेलाइट हम यूज करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। चलिए अब हम देखते हैं कि पोलर ऑर्बिट क्या है। तो दोस्तों आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि धरती का जो पोल है, ये धरती का कौन सा है? नॉर्थ, और ये साउथ पोल है। तो जो पोल से ऑर्बिट बने हैं उसको हम क्या कहेंगे? पोलर ऑर्बिट। यहाँ से पोल से ऑर्बिट, मतलब पोल से बनेगा। तो एग्जैक्टली पोल, मतलब हम कह सकते हैं कि पोल से बना हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। अंतर होता है 20 से 30 डिग्री का अंतर होता है, मतलब 20 से 30 डिग्री का अंतर होता है पोल से, पोलर ऑर्बिट का। अब देखो इसको हम, ये जो पोलर ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट को, इसको हम लो अर्थ ऑर्बिट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 800 से 1000 किलोमीटर के रेंज के अंदर होता है। मतलब इसका जो रेंज है वो 800 से 1000 किलोमीटर, एल्टीट्यूड ऊंचाई का रेंज जो है 800 से 1000 किलोमीटर के अंदर होता है। तो हम पर्टिकुलरली कह सकते हैं इसको हम लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भी रख सकते हैं, पोलर ऑर्बिट को। अब देखो, अब हमारे ये लिखा हुआ है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, SSO। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है? देखो सिंक्रोनस वर्ड से समझो, मतलब ऐसा ऑर्बिट है, इसकी इस ऑर्बिट के अंदर अगर हम कोई सैटेलाइट रखे ना, तो वो जैसे हमारी धरती से जैसे हमारा सन दिखता है, वैसे मतलब सन के हिसाब से इसका मोशन होगा। सन के हिसाब से, जैसे धरती पे 12 घंटे का दिन होता है, तो बस सन के हिसाब से, मतलब सन के हिसाब से इसकी जो पोजीशन है ना, वो हमेशा सेम होगी।
पोजीशन जो है इस और मतलब इस ऑर्बिट में वो सन के हिसाब से हमेशा सेम होगी। तो इसका रेंज कितना है 800, अगर एल्टीट्यूड 800 किलोमीटर, अगर धरती से हम 800 किलोमीटर ऊंचा जाए, ऊंचा जाके अगर किसी भी सैटेलाइट को मतलब फेंके उसके अंदर घुमाए, कितने की स्पीड में 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड की स्पीड कितनी होनी चाहिए 7.5 किलोमीटर, तब जो ऑर्बिट बनता है, तब उसके अंदर जो ऑर्बिट है वो कौन सा है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। आया समझ में। अब हम समझते हैं कि ट्रांसफर ऑर्बिट और जीटीओ मतलब जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है। देखो कई बार हम किसी भी सैटेलाइट को भेजते हैं ना, तो वो एग्जैक्टली मतलब जैसा हम चाहे वैसा, ऐसा तो नहीं होता कि हर बार जिस ऑर्बिट में हम चाहे उस ऑर्बिट में जाए, कई बार नहीं जाता। जैसे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में किसी भी चीज को भेजें, बहुत ऊंचा है तो दिक्कत होता है, तो पहले हम किसी छोटे से ऑर्बिट में भेजते हैं, ठीक है, फिर वहां से फ्यूल हमको कम लगता है, एनर्जी कम लगती है, खर्चा कम पड़ता है, तो उस ऑर्बिट से फिर दूसरे ऑर्बिट में भेजते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑर्बिट। अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजे तो जीटीओ ट्रांसफर ऑर्बिट होगा। समझ में आया, मतलब जियो स्टेशनरी मतलब धरती से मैच करवाओ। सबसे बेस्ट तो ये है ना कि धरती से मैच कर दे, अगर 24 घंटे के हिसाब से मैच करें तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें भेजे तो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट बोलेंगे या जीटीओ ऑर्बिट बोलते हैं। आखिर ये हमारा लैग्रेंज पॉइंट। तो दोस्तों लैग्रेंज पॉइंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि ये जो ऑर्बिट है ना, स्टेबल ऑर्बिट है, मतलब हर एक ऑर्बिट में तुमको दिख रहा है कि घूम रही है, कोई भी चीज भेजो तो वो घूमेगा घूमेगा घूमेगा, लेकिन यहाँ पे बस कोई भी पॉइंट पे फिक्स रहता है, स्टेबल ऑर्बिट है, और ये 10 लाख लाखों मतलब मिलियंस किलोमीटर दूर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लैग्रेंज पॉइंट के बारे में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।